कैसे रही छुट्टियाँ? अच्छी की बहुत अच्छी। क्या वो यादें बन गई? की बार हमारे लिए बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा टाइम रहा। आवाज़ आ रही है ना साफ साफ बेटा? चलो, जब हमने फैमिली के साथ बहुत सारा समय दिया, क्योंकि जब बीमार हुए, आवाज़ धीमी आ रही है, बहुत तेज कर देंगे बेटा तो आवाज़। हेलो 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 हेलो। चलो, अभी बीच में जब बीमार हुए तो एक चीज़ हमका अंदाजा लगा कि अगर इसे बीमारी में कभी निकल लिए तो फैमिली के साथ समय बिताने का जो है हमेशा रिग्रेट रहेगा। लेकिन दो फैमिली है हम लोग की, पर्सनल फैमिली है, प्रोफेशनल फैमिली। उन दोनों में से चीज़ें बटी हुई हैं। जैसे पर्सनल वाले में पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, और प्रोफेशनल वाले में आप लोग हो गए। हालांकि आवाज़ कट रही है, आप रही प्रॉपर। चलो, उम्मीद करता हूँ आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही होंगी और आपने हॉलीडे होमवर्क भी कर लिया होगा। बट स्टिल यू हैव टाइम। ये आपका, आप मान के चलिए संडे तक चेक होगा। संडे बात समझ गए ना? तो आप थोड़ा सा बिना प्रेशर के अभी भी आपके पास टाइम है। जो फुर्सत का समय रह जाए उसमें आप आराम से धीरे धीरे वो कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मीन्स थर्सडे को हमें बिल्कुल सेपरेट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि वो ग्रेविटेशन के बाद पढ़ाया भी जा सकता है, और ये टॉपिक की सबसे अच्छी बात है कि डिजर्व वन क्वेश्चन इन नी। ये टॉपिक एक क्वेश्चन डिजर्व करता ही करता है। तो हम लोग फिलहाल आज की डेट पर इलास्टिसिटी शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं। कोशिश करें अगर रफ्तार अच्छी रही तो आने वाले 2-3 दिनों में सरफेस टेंशन भी खत्म कर लेंगे। और अगर इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन हो गए तो फर्स्ट पेपर में आपके पास केवल बड़े टॉपिक्स में एक टॉपिक रह जाता है, वो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग सेकंड पेपर की तरफ पहल कर जाएंगे और सबसे लास्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, जो लंबे समय तक आपको याद है। तो फिलहाल के लिए हेडिंग डाल दीजिए इलास्टिसिटी। मैटर की प्रॉपर्टीज का एक प्रमुख हिस्सा है। ग्रेविटेशन की क्वेश्चन पेपर टेस्ट, उसको बेटा आप ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि अब अचानक से ग्रेविटेशन की ना सीट है ना उसमें प्रॉपर बच्चे हैं, तो फिलहाल बिल्कुल नया पढ़ लो। हेडिंग डालो इलास्टिसिटी। रेडी? हर मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, हम सुनना शुरू करो, क्योंकि जो पहली लाइन है वहीं से आपको परफेक्ट बातें मिल जाएंगी। मतलब की बातें सब पहली लाइन से मिलना शुरू हो जाएंगी।
सही है। चलो, तो टॉपिक का नाम बच्चों, आवाज स्पष्ट आ रही है, हालांकि धीमे धीमे बोलेंगे। धीमे का मतलब क्लियर नहीं आ रहा। चलो फोकस करके सुनो इसी बात पर। मटेरियल की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी प्लाज्मा। हम प्लाज्मा की बात नहीं करते, हम डेली लाइफ में उपलब्ध मटेरियल, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एक विशेष गुण होता है। कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी उनकी सरफेस से डिसाइड होती हैं, बाहर से, जैसे कि सरफेस टेंशन, जो बताता है कि कोई भी लिक्विड अपनी आउटर मोस्ट सरफेस को हमेशा मेम्ब्रेन की तरह, झिल्ली की तरह टाइट रखना चाहता है। ये सरफेस प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। इसी तरह मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी, जिसको लोग बल्क प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज में से एक हिस्सा आपकी इस प्रॉपर्टी का भी है, जिसका नाम इलास्टिसिटी है। समझे क्या है? तो मटेरियल की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से अगर आपने मटेरियल पर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, सवाल आता है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? तो डिफॉर्मिंग शब्द का मतलब है ऐसा फोर्स जो मटेरियल की करंट बनावट से छेड़खानी करे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास मार्कर पेन स्टाइलर है, और अगर ये बिल्कुल सीधा डंडी के जैसा है, हम इसको दोनों हाथों से पकड़ करके बीच से ट्विस्ट करना चाहें, हालांकि करेंगे नहीं, लेकिन अगर ट्विस्ट करने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि मेरे 1 न्यूटन 2 न्यूटन के प्रयास से टूट जाएगा। इसमें 10-20 न्यूटन झेलने की क्षमता है। मतलब हम जैसे इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो तुरंत इसमें कोई डिफॉर्मेशन, कोई टूट फूट नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि जब कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा, मतलब बाहर से बनावट के साथ छेड़खानी करेगा, तो ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, कि जैसा है वैसा रहने के लिए अंदर से एक रिकवरी फोर्स लगाता है। रिकवरी फोर्स बहुत बेहतर एग्जांपल होगा, हालांकि साइंटिफिकली ये प्योर डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, पर आप ऐसा मान सकते हैं। स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग के एक हिस्से को फिक्स पकड़ लीजिए और दूसरे हिस्से को पकड़ करके खींचिए। आपका खींचना इट मींस आप चाहते हो कि स्प्रिंग जैसी है उससे डिफरेंट दिखाई दे। तो आपने जैसे स्प्रिंग के एक हिस्से को पकड़ के खींचा, मतलब आपने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, बनावट को चेंज करने वाला फोर्स। आपके डिफॉर्मिंग फोर्स से स्प्रिंग अब वो नहीं रही जो थी, अब उसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया, वो थोड़ी सी खिंच गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, स्प्रिंग की बनावट में हल्का सा परिवर्तन आया, आप महसूस कर पाएंगे कि स्प्रिंग कोशिश कर रही है, चिल्ला रही है कि हमें जैसे पहले थे वैसा रहने दो। अगर आपको भरोसा हो तो आप जरा सा हाथ छोड़ के देखिए, स्प्रिंग शट से वापस चला जाएगा। तो स्प्रिंग को जब हमने डिफॉर्म करने की कोशिश करी, ऐसी परिस्थिति में स्प्रिंग अपनी पुरानी बनावट में वापस जाने के लिए जो रिकवरी फोर्स लगाती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, वो उसके अपने खुद के मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से आया, उसकी अपनी बनावट से आया। तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स लगाना, जैसी थी वैसे बने रहने के लिए प्रयास करना, ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इतने पॉइंट्स क्लियर है बेटा? कि हम कौन? डिफॉर्मिंग एजेंट। हम कौन सा फोर्स लगाएंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा करने से उसकी बनावट में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बनावट में परिवर्तन का विरोध करने के लिए, कि परिवर्तन ना हो, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में जाने के लिए जो रिकवरी फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या नाम है? और ऐसे याद रखो, अब तो बहुत आसान कर दिया, हमारी आपकी बातचीत से एक समझ निकल करके आ गई कि हर वो मटेरियल जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा सकता है वो इलास्टिक मटेरियल है। कैसा है? ये सॉलिड है, इसको कोशिश करो खींचने की, तोड़ने की, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, आपके सामान्य प्रयास से नहीं टूटेगा। आप रबड़ की बेल्ट ले लीजिए, उसको खींचने की कोशिश कर लीजिए, घड़ी के पट्टे को खींचने की कोशिश कर लीजिए, थर्मोप्लास्टिक वायर को खींचने की कोशिश करिए,
स्टील के चम्मच को ट्विस्ट करने की कोशिश करिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही नहीं, एक बात और समझिए, अगर आपने पॉलीथीन में पानी भर लिया और पॉलीथीन टाइट बंद करके अगर आप किनारे से प्रेस करने की कोशिश करोगे तो पॉलीथीन में भरा पानी भी आपके हाथ के दबाव से डिफॉर्म तो हो जाएगा, बट आपके डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाएगा। मतलब पानी में भी इलास्टिक कैरेक्टर है। छोड़ो, बलून ले लो, बलून, गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर क्या बन ली? हवा। बलून बंद कर लिया, बंद करने के बाद किनारे से प्रेस किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी बनावट में परिवर्तन आया। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, क्या लगता है गुब्बारा डिफॉर्म रह जाएगा कि रिकवर कर लेगा? इलास्टिसिटी हवा में भी है। सो मटेरियल की तीनों स्टेट, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन सभी में अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन, फिर से बोलो, ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी का नाम इलास्टिसिटी। अभी डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर है। मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग, एटम के बीच की बॉन्डिंग जितनी शक्तिशाली होगी, रिकवरी उतनी ताकतवर होगी, उतनी शानदार होगी, और इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी भी उतना ही अच्छा होगा। क्या अपनी बात समझ पाए? अब ये तो बिल्कुल फंडामेंटल हिस्सा। इस हिस्से का एक और पहलू, वो पहलू जो हमें टॉपिक के अंदर एंट्री कराएगा। समझिए ध्यान से कैसे। सबसे पहले हम किसी मटेरियल का सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना समझिएगा। एक काम मैं और कर सकता हूँ, एक काम मैं बहुत अच्छा और कर सकता हूँ कि इन सब बातों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। छोटे से एग्जांपल के तौर पर वही एग्जांपल लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव हिस्से का बड़ा फेवरेट है। जैसे नीट के इतिहास में अब तक जितने भी बार पूछा गया वो जनरली यंग मॉडल्स के विषय में, रिसेंट ईयर्स में यंग मॉडल्स के विषय में सवाल आया। तो समझिए होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड ये वायर है। एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड वायर, लटका हुआ वायर, और इस सस्पेंडेड वायर के लोअर मोस्ट हिस्से पर, सबसे निचले हिस्से पर हमने लगाया फोर्स। क्या लगाया बच्चों? फोर्स लगाकर हम इसे अगर खींचना चाहे तो छोटा मोटा फोर्स नहीं, अगर इस सचमुच में मेटालिक वायर है तो उसमें 10-20 किलो का वजन लगाइए, अच्छा खासा वजन लगाइए। वजन ऐसे लगाना कि वायर सचमुच में डिफॉर्म हो, ये अपनी नेचुरल लंबाई से थोड़ा खींचे। अगर अभी दिखने में, लटकने में 1 मीटर का है, बोले तो 100 सेंटीमीटर का है, तो लोड लगने के बाद 101 सेंटीमीटर का हो जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने इस पर लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे आप नोटिस कर पाएंगे कि वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा खींचकर बढ़ गया है। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। ये वायर की इनिशियल लंबाई है, ये वायर की इनिशियल लंबाई, यहाँ तक वायर था और वायर खींचकर यहाँ तक हो गया। लेट अस सपोज, और नीचे कर दे थोड़ा सा, वायर अपनी नेचुरल लंबाई से लेट अस सपोज थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ तक कहीं आ गया। अच्छा एक छोटी सी बात और, बी प्रैक्टिकल। आप कहेंगे सर आपने पहली वाली फोटो में वायर थोड़ा मोटा बनाया और दूसरी वाली फोटो में थोड़ा पतला कर दिया, रीजन? ये प्रिंसिपल बिल्कुल हमारे किचन में आटे की लोई के जैसा है। आप, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, फिक्स वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एक निश्चित वॉल्यूम आपके पास है, निश्चित मास है, तो उस मास को जैसे ही रोल करोगे, जैसे ही रोल करने से उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घट जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहले मोटे वायर को जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, तो जो वायर था उसकी लेट अस सपोज पहले लंबाई L थी, पहले लंबाई L मतलब कैपिटल L थी, और आपके डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाने की वजह से, लोड लगाने की वजह से, खींचने की वजह से इसकी लंबाई पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई। तो अगर आपसे पूछूं, एक एक बात बोलिएगा कि सस्पेंडेड वायर की नेचुरल लंबाई L थी, नीचे लग रहा डिफॉर्मिंग फोर्स F था, फोर्स की वजह से लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई L तो है ही, साथ ही साथ डेल्टा L और बढ़ गई, तो उसी फोर्स, उसी प्रयास से इसमें डिफॉर्मेशन है। अब स्टेप समझिए, क्रमबद्ध चीजों को समझिए, कुछ नए टर्म भी आएंगे वो भी आपको सीखने। जैसे पहला, सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें,
समझिए क्या लिखा है। सबसे पहले आप लगाइए डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या लगाइए? और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की बनावट में परिवर्तन 100% आएगा। बॉडी की बनावट में डायमेंशन में परिवर्तन आएगा। डायमेंशनल परिवर्तन कई प्रकार का होता है। जैसे तार है, अब तार को खींचा तो तार की लंबाई बढ़ गई, तार की लंबाई बढ़ गई। एक वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। एक बुक है, बुक मोटी सी बुक, पुराने जमाने की बायोलॉजी की बुक जैसे, उस बुक को जमीन पर फिक्स रखकर साइड से धक्का दिया, बुक सीधी थी टेढ़ी हो गई। इस सभी डिफॉर्मेशन के टाइप हैं। तो जो सबसे आसान भाषा में समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, वो है लेंथ के हिसाब से होने वाला डिफॉर्मेशन, लंबाई के हिसाब से होने वाला डिफॉर्मेशन, राइट। तो सबसे पहले क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी की, अगर हम लेंथ की चर्चा करें तो बॉडी की लंबाई पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ा देखो, पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई है। तो दूसरा स्टेप आता है, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे बॉडी में स्ट्रेन आएगा। क्रम समझिएगा, क्या आएगा बेटा? स्ट्रेन शब्द का मतलब, स्ट्रेन शब्द का हिंदी मतलब विकृति होता है, और स्ट्रेन शब्द का मतलब होता है, बहुत बड़े मायने में समझिएगा, स्ट्रेन शब्द का सही मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा बेटा? चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू। समझने के लिए मान लीजिए जैसे आपने तार की लंबाई की चर्चा शुरू करी, मान लीजिए आपने तार की लंबाई की चर्चा शुरू करी, तो तार की लंबाई मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? और आपने लोड लगा के खींचा तो लंबाई बढ़कर के 101 सेंटीमीटर हो गई। तो लंबाई में चेंज कितने का आया? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली कितना था? 100। तो जो चेंज आया है 1 अपॉन जो ओरिजिनल लंबाई है 100, इसी रेशियो को हम लोग बच्चों स्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और जो परिवर्तन दिखाई देगा परिवर्तन ही स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप समझिएगा, अभी आप अधूरे पर हैं, अभी आपने 100% कवर नहीं किया। आपने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया? बॉडी में क्या आ गया? ये क्या है? ये भी तो एक प्रकार की स्ट्रेन है। बनावट में परिवर्तन मतलब स्ट्रेन, तो बॉडी में स्ट्रेन आ गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जिसने हमारे हाथ में स्ट्रेन पैदा किया है, मेरा हाथ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही इसकी इलास्टिसिटी है। और अगर ये सच्चे मन से प्रयास करता तो वो दिन दूर नहीं जब ये वापस से सीधा हो जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मेरे हाथ ने अपनी रिकवरी के लिए जो फोर्स लगाया, अंदर से जो फोर्स लगाया, उस रिस्टोरिंग फोर्स को यदि पर यूनिट एरिया पढ़ा जाए, बात केवल रिस्टोरिंग फोर्स की नहीं है, बल्कि रिस्टोरिंग फोर्स को एरिया वाइज पढ़ा जाए, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से पढ़ा जाए, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। बस बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए बेटा, थोड़ा सा काम और। चलिए, सारी बातों को सीक्वेंस से पढ़िए, क्रम से। सबसे पहले हम किसी बॉडी पर क्या लगाएंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या आएगी? बनावट में बड़ी तो लंबाई होगी तो लंबाई बढ़ जाएगी, है ना? वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कोई बॉडी सीधी है तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, और ऐसा करने से बॉडी में आएगी, और जैसे बॉडी को महसूस होगा कि उसकी बनावट में परिवर्तन हो रहा है तो बॉडी रिकवरी की कोशिश करेगी, और उस रिकवरी के प्रयास में लगाए गए फोर्स को यदि पर यूनिट एरिया पढ़ा जाए तो ये स्ट्रेस कहलाता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हम लोगों ने लंबाई का डिस्कशन किया है, तो स्ट्रेन शब्द का मतलब चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लंबाई भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लंबाई। अब एक मैंने आपको बता दिया, अब आगे आप सोचिए, अगर मामला वॉल्यूम का है तो कैसे बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। ऑनलाइन एक दो छोटी छोटी बातें हो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सवाल आपको पहले पढ़ने से ही सवाल दिखे। नीट 2020 में, अभी इसका यूट्यूब शॉर्ट भी हमने बनाया था, आपने अगर देखा होगा तो इसी का शॉर्ट बनाया था कि नीट 2020 के आसपास हमसे स्ट्रेस का थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन किया था। उसमें इतना पूछा था कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग पता हो, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जानते हो, फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पहचानते हो, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना कोई कठिन काम नहीं। एग्जांपल के तौर पर स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला फोर्स अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर आगे बात करें तो फोर्स को किस में पढ़ा जा सकता है? न्यूटन। और एरिया को किस में बेटा? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो कंबाइन नाम है वो पास्कल के नाम से भी जाना जा सकता है। कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि स्ट्रेस एक प्रकार का फोर्स पर यूनिट एरिया अर्थात प्रेशर जैसी फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी बेटा? और प्रेशर जैसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। अगर मैं आपसे डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं बच्चों, तो कोई कठिन काम नहीं है। कोई हमसे अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा बेटा? MLT माइनस, और एरिया के लिए L की एक पावर से L की एक पावर कटेगी, L की एक पावर नीचे बचेगी, L ऊपर आएगा तो L की पावर, तो ये बन जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। गेटिंग माय पॉइंट? कोई समस्या? पक्का? तो टॉपिक से संबंधी पढ़ाई गई सारी बातों में हर लाइन से एक क्वेश्चन अगर हम बना के पूछे तो मुझे सबसे पहले बताइए कि जो इलास्टिसिटी है ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि सरफेस प्रॉपर्टी? इंटरनल। सरफेस प्रॉपर्टी में सरफेस टेंशन आएगा, जैसे पानी की सरफेस की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से पानी के ऊपर मच्छर बैठ जाता है, मक्खी बैठ जाती है, हल्के इंसेक्ट्स बैठ पाते हैं, उसकी सरफेस का टेंशन वो अलग प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिसिटी एक प्रकार की इंटरनल प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी है। मेरा सवाल दूसरा सवाल, क्या फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक ही बात है कि अलग अलग? फोर्स का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, बट डिफॉर्मिंग फोर्स का उद्देश्य बॉडी की बनावट में चेंज करना है। सही बात है। सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना क्या है? क्रम से बताओ, कैसे कैसे बॉडी में क्या लगाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स से आएगी, और जैसे बॉडी को लगेगा उसमें स्ट्रेन आ गई तो क्या बॉडी रिकवर करने की कोशिश करेगी? और रिकवरी फोर्स को अगर पर यूनिट एरिया पढ़ा जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी का नाम, और स्ट्रेस का फार्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डायमेंशनल फार्मूला भी आपके सामने है। इतने फंडामेंटल। अच्छा, एक छोटी सी बात, जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो सॉलिड्स में होगी कि लिक्विड में कि गैस में? तीनों में हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर किसी भी फिजिकल कंडीशन पर पाई जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर तार को खींचोगे तो मामला लेंथ वाली इलास्टिसिटी का है। पन्नी जिसमें पानी भरा है उसको चारों तरफ से दबाओगे तो ये मामला बल्क का है। किसका बेटा? इसी प्रकार अगर हम पॉलीथीन में हवा भर ले और पॉलीथीन को एयर टाइट बंद कर ले, चारों तरफ से दबाए, तो ये भी मामला बल्क का है। तो अब धीमे धीमे करके जब टॉपिक के अंदर आ ही गए हैं तो अलग अलग प्रकार की इलास्टिसिटी का अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए आप एक दो लाइनें लिखें और इसको नोट करें। लिखे, मैं बोल रहा हूँ, किसी मटेरियल की, किसी मैटर की या मटेरियल की, किसी मटेरियल या मैटर की वो इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल या मैटर की वो इंटरनल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से
किसी मटेरियल या मैटर की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो, ओरिजिनल बनावट में परिवर्तन, ओरिजिनल शेप में परिवर्तन, जिसकी वजह से ओरिजिनल बनावट में परिवर्तन, ब्रैकेट बंद कर दो, किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन, ब्रैकेट में आपने लिखा होगा बनावट में परिवर्तन, ब्रैकेट बंद, को रिकवर करने का एफर्ट करें, को रिकवर करने का ओरिजिनल बनावट में परिवर्तन, ब्रैकेट बंद, को रिकवर करने का एफर्ट करें, प्रयास करें। अब जरा एक बार हम रिकॉल कर दें, आपने क्या लिखा है कि किसी भी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन यानी इंटरनल बनावट, अपनी बनावट में परिवर्तन को रिकवर करने का एफर्ट करे, क्या कहलाती है बेटा? इलास्टिसिटी कहलाती है। ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। बच्चों बहुत तेजी के साथ 1 मिनट आपके पास है, वो फुटेज बना लीजिए समझने के लिए, और सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना यूनिट सब नोट करो फटाफट, बहुत टाइम मत लेना। डन बेटा, थोड़ा जल्दी करें।
डन बच्चों? तो सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना दिमाग में रखिएगा। चैप्टर के जितने हेल्दी पॉइंट्स हैं हम खुद ही उसी बातों पर चल रहे हैं, कोई फर्जी बात नहीं, कोई टाइम पास नहीं। कोशिश करेंगे आज कल परसों 3 दिन में विद शीट ये खत्म भी हो जाए। और बड़ा है भी नहीं चैप्टर, बहुत छोटा है। बच्चों क्या मैं सिर्फ कर दूं बेटा? अरे भाई चले बेटा पक्का आओ। अगले पन्ने पर चलते हैं। मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, क्या मैं सिर्फ कर दूं? अरे कौन है गाना गा के कह रहा हूं? चलो जरा कर रहा हूं, हटा है कोई ऐसा जो नोट कर रहा हूं हाथ पाते हम रुक जाएंगे। हमारा नया स्वेटर लाया। चलो अब सुनो बच्चों, अब ये हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद बुक्स लॉ आएगा और बुक्स लॉ के बाद टॉपिक अपने आप स्वीप कर जाएगा एडवांस लेवल पर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक और मौका है आपके सामने चीजों को बारीकी से समझने का, पढ़ने का। सुनिएगा ध्यान से। आप जब भी कभी किसी मटेरियल पर कोई भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो 3 बातें मन में बैठा लीजिए। आप 3 प्रकार के, पहले पूरी बातें सुन लो फिर आराम से लिख देते हैं। 3 प्रकार के डिफॉर्मेशन में हो क्या सकता है? कोई चीज है, कोई तार है, कोई रॉड है, उसको पकड़ा लंबाई में खींच दिया। कैसे खींचा? लॉन्गिट्यूडनल। लंबाई का मतलब तुमने अभी बहुत रिसेंट में वेव वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें देखा होगा कि जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी की होती है। उसमें जो पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं वो भी लंबाई में होते हैं और वेव का चलना भी लंबाई में होता है। सही बात है? एक होती है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब चौड़ाई में उछलना, लंबाई में चलना। तो बस वहां से समझो कि जब भी हम कभी किसी बॉडी को इस प्रकार से खींचें कि उसकी लेंथ में परिवर्तन आ जाए, सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस। कैसे चेंजेस? बढ़िया। अब लॉन्गिट्यूडनल में 2 टर्म आएंगे। आपने पढ़ा क्या क्या था? आपने कहा सर डिफॉर्मिंग फोर्स तो बड़ा सिंपल शब्द है, कहानी तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद शुरू हुई थी। एक आया था स्ट्रेन और उसके बाद आया था स्ट्रेस। स्ट्रेन मतलब बनावट में परिवर्तन और स्ट्रेस मतलब रिकवरी की कोशिश। फिर से बोलो, स्ट्रेन मतलब बनावट में परिवर्तन और स्ट्रेस मतलब रिकवरी की कोशिश। पूरे चैप्टर में बस इन्हीं दोनों का खेल है। तो समझिएगा, अगर हम किसी बॉडी को लंबाई के आधार पर खींचें तो ये लॉन्गिट्यूडनल चेंज माना जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के आधार खींचने पर आने वाली स्ट्रेन का नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लंबाई के हिसाब से रिकवरी वाले स्ट्रेस का नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अरे कितना आसान है, लंबाई मतलब लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ पाए? एक बात और, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो 2 कैटेगरी का हो सकता है। कैसे? आपने किसी बॉडी को खींचा तो भी स्ट्रेस आएगा और किसी बॉडी को लंबाई के हिसाब से दबा दिया तो भी स्ट्रेस आएगा। खींचने वाला, टाइट करने वाला इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। और दबाने वाला कंप्रेसिव स्ट्रेस। अपनी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले समझिए लंबाई का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, तो नाम क्या पड़ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की 2 कैटेगरी, अगर खिंचाव वाला है तो टेंसाइल और अगर प्रेस करने वाला है तो कंप्रेसिव। बिल्कुल आसान, अभी लिखेंगे सब छप जाएगा दिमाग में। दूसरा ये तो हो गया लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में छेड़खानी। दूसरा हो सकता है वॉल्यूम में छेड़खानी। आपने किसी कंटेनर में, किसी पॉली बैग में लिक्विड भर लिया और लिक्विड को चारों तरफ से ताकत लगा के ऐसे दबाया। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके दबाने से लिक्विड थोड़ा सा परमानेंट कंप्रेस हो जाएगा। बच्चों को ध्यान से सोचना, एक छोटी सी बात मैं कहूँ, आप इतने सारे बच्चे हो,
आप सबने बहुत सारा वॉल्यूम भी रखा है। अगर डंडा लेके हम इधर से मारना शुरू कर दें, इधर से मारना शुरू कर दें, और खाली इतना कह सके कि बेटा भागो जहाँ बच सकते हो, तो मेरे दो हाथ लंबे लंबे सो जाए। इमेजिन करिए से फैंटास्टिक फोर में होता है, मेरे दो हाथ हो जाए, इधर से भी डंडा, इधर से भी डंडा, तो क्या आप सभी कंप्रेस होकर के बीच वाले हिस्से पर आ जाओगे? तो बस ये वॉल्यूमेट्रिक परिवर्तन है। आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल था, कहाँ? जो बहुत सारा वॉल्यूम आपके पास फ्री अवेलेबल था, और बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ बीच में भी बन सकता है अगर आप कोशिश करोगे तो चारों तरफ से दबाव पड़ने पर अगर कोई मटेरियल संकुचित हो जाए, कंप्रेस हो जाए, इकट्ठे हो जाए, कलेक्ट हो जाए, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस में काउंट होगा। तो मैंने जैसे भी बात की थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, उसी प्रकार आप वॉल्यूम के आधार पर बात करोगे तो आप भी बोल सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। किसी वॉल्यूम को दबा दिया, उसमें परिवर्तन आ गया, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और जैसे ही फोर्स हटाया गया तो वॉल्यूम ने रिकवर करने की कोशिश की। ये किसकी वजह से है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से। क्या मेरी बात समझ पाया? तीसरा लिख के ही सिखा पाएंगे, वो शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो पहले कुछ स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेन समझ लीजिए। छोटी सी लिंक डालिए, सम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ, ऐसे डालिए, कैटेगरीज ऑफ, कैटेगरीज ऑफ डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक पिक्चर दिखाते चलेंगे आपको, देखते चलिएगा बस। जैसे सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट सबसे पहला पार्ट समझते चलिएगा बहुत ध्यान से, लंबाई वाला खेल। आपने किसी वायर पर फोर्स लगाया, ये बच्चों ये भी हो सकता है, आपका भ्रम दूर कर दें। हम अगर फोर्स लगाने का मन ना हो तो क्या बॉडी के लोअर एंड पर कोई वेट भी तो सस्पेंड कर सकते हैं? ये लटकन, ये जो लोड है, ये भी तो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स काम करेगी। हमने बॉडी पर लगा दिया एक्सटर्नल वेट, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लोड लगा नीचे की तरफ, और जैसे भाई साहब लोड लगा, जैसे ही लोड लगा तो आप देख पाएंगे ये मोटा सा वायर इसके निचले हिस्से पर लगा, लोड की वजह से खींचेगा। तो मुझे एक एक करके नाम बताइएगा, ये कौन है? इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ी गई बातों के आधार पर बताइए ये कौन है? डिफॉर्मिंग फोर्स। यही है जो मटेरियल में तोड़ फोड़ करने आया है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ सच में लोड लगा, अल्लाह चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई बेटा? पहले कितनी थी? तो अगर एल से बढ़कर डेल्टा एल हो गई, हम पूरा फोटो नहीं बना रहे हैं तो क्रम से समझिएगा। तो लंबाई के मैटर में मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। अगर बात करेंगे आप स्ट्रेन की, सॉरी, तो इसका नाम पड़ जाएगा, पूरा नाम बोलो बेटा, शाबाश तुम बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लंबाई। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर बात करें, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब रिकवरी फोर्स। एक बड़ी मजेदार बात समझिए, एक्सपेरिमेंटली ये नोटिस किया गया कि डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिकवरी फोर्स का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब जितनी शिद्दत के साथ तोड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही शिद्दत के साथ मटेरियल रिकवर करने की कोशिश करेगा। तुम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा लगाओगे, रिकवरी रिस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ा सा लगेगा। तुम डिफॉर्मिंग बढ़ाते जाओ, रिस्टोरिंग भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डिफॉर्मिंग अगर बाहर की तरफ लगेगा तो रिकवरी फोर्स। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला होता है रिकवरी फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? आपको अगर लगता है कि आप भूल सकते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं F रिकवर।
सब ठीक है, खैरियत है? चलो, सो रिकवरी फोर्स पर यूनिट, रिकवरी फोर्स पर यूनिट, तो ये लंबाई में होने वाला परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लंबाई इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब हो गया रिकवरी में लगने वाला फोर्स अपॉन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया नहीं, एरिया दो प्रकार का है, ये साइड वाइज एरिया है, लेटरल एरिया है, और ये वाला तो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? एक छोटी बात और समझ लो तो बेस खत्म हो जाए, फिर एक डिफिकल्ट बात बताएगी वो अलग से बता देंगे। सेकंड नंबर समझिए, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन काम है, चैप्टर बहुत इजी है, बस टर्म नए हैं। जितने भी टर्म है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दोनों में सीक्वेंस क्या है, ये थोड़ा सा कठिन है। बाकी चैप्टर बहुत आसान, बहुत प्रैक्टिकल है। जो मैकेनिक्स आप पढ़ चुके हैं, ये उसके सामने बच्चा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लेट अस सपोज मेरे पास एक वॉल्यूम है, एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई मटेरियल भरा है, हवा हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। इसको चारों तरफ से कंप्रेस किया गया, इसे चारों तरफ से। बच्चों बस एक छोटी सी बात हो, स्ट्रेस की दो कैटेगरी हो सकती हैं। अगर खींचोगे तो खींचने पर टेंसाइल, और दूसरी दोनों एंड से प्रेस करने पर दबाने पर। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। एक बलून लिया, अब बाकी समझदार हो, अपने आप तुम सारे टर्म बोलोगे, आलस नहीं, अपने आप सारे टर्म बोलोगे। ये वॉल्यूम है, चारों तरफ से लगाया फोर्स, जो फोर्स आप लगाने जा रहे हो ताकि इसकी बनावट में परिवर्तन आ जाए, नाम डिफॉर्मिंग फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स। राइट, कहने के लिए बोल सकते हो बट प्रैक्टिकली उसको नहीं बोला, तो इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। अच्छा, जैसे ही चारों तरफ से आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपको क्या लगता है इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा तो परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर वाले गोले का वॉल्यूम अगर V था, तो जो अंदर वाला कंप्रेशन के बाद बना है उसका वॉल्यूम पुराने वाले से थोड़ा घट गया। हेलो, पहले V था और जब कंप्रेस किया गया तो थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हुआ? डेल्टा V, तो बचा कितना? V माइनस डेल्टा। क्या बोलती पब्लिक? आसान है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप अत्याचार करते जाओ, ये झेलता जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये रिकवर करने की कोशिश करेगा, एंड दैट रिकवरिंग प्रोसेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? इज नोन एज स्ट्रेस। अब लंबाई का मामला था तो लॉन्गिट्यूड, वॉल्यूम का मामला है, आप उसे वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सरफेसेस हैं ये एफर्ट इनके ठीक परपेंडिकुलर दबाने के लिए लगा है, तो रिकवरी एफर्ट भी ठीक परपेंडिकुलर लगेगा। सो हम इस प्रकार के स्ट्रेस को नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से नहीं है, नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर से, सरफेस के। हम जब बलून को दबाते हैं तो अगर प्रैक्टिकली इमेजिन करो, बॉटल देना बेटा, दे दो। अब अगर इस बॉटल को हम प्रेस करें तो प्रेस करने में हम इसकी सरफेस के, इसकी परपेंडिकुलर इनवर्ट प्रेस करेंगे। आप चाहो तो देख लो, देखना, ये देखिए, ये इसकी सरफेस है, तो जो मेरा प्रेसिंग एफर्ट है वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। सो परपेंडिकुलर को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर को ही आप नॉर्मल भी कह सकते हो। तो अगर प्रेस करोगे नॉर्मल, इफ प्रेसिंग एक्शन इज नॉर्मल, देन नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो बी नॉर्मल। मेरी बात समझ पाए? जो कम समझे बोर्ड की तरफ और देखे एक बार, ऐसे समझे कि वॉल्यूम वाले शेप में जब बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा, वॉल्यूम वाले शेप में जब बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो ऐसा करने से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा। जो वॉल्यूम पहले V था वो परिवर्तित होकर V में से डेल्टा V कम हो जाएगा, तो बचा हुआ वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V बचेगा। अब ऐसा होते वक्त बॉडी अंदर से रिकवरी की कोशिश करेगी। इस प्रकार की रिकवरी में किए गए प्रयास, किए गए फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोले बेटा? और ये
रिस्टोरिंग फोर्स जब वॉल्यूम के केस में आएगा, जैसे लंबाई के केस में इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, तो वॉल्यूम के केस में इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या नाम पड़ जाएगा? बस इतना सा परिवर्तन, बाकी चलो नाम बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला, और ऐसा नहीं कि तुम बना नहीं सकते, तुम्हें सब आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने कहा सर कंपेयर कर करके बनाए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब था लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई, तो वॉल्यूमेट्रिक परिवर्तन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू। जनरली ऐसा होगा कि आप वॉल्यूम को कंप्रेस होते हुए देखेंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी, और जो कमी आती है तो कमी को हम चाहे तो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला बेटा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, सही है? ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसका बिल्कुल सही नाम नॉर्मल स्ट्रेस। कमान कमान तुम नाम बोल सकते हो, फार्मूला बोलो बेटा, शाबाश। कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, सेम फार्मूला। पढ़ो क्या लिखा? रिकवरी फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या। समझ पाए क्या? सीक्वेंस अभी भी नहीं बदला है, सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना पहले जैसा है कि जैसे किसी बॉडी पर लगाओगे डिफॉर्मिंग फोर्स तो बॉडी के शेप साइज में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। जैसे स्ट्रेन आएगी बॉडी को महसूस होगा कि उसमें कोई टूटा फूटी हो रही है, उसका शेप डिफॉर्म हो रहा, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में जाने का प्रयास करेगी, और यही प्रयास इलास्टिसिटी कहलाता है। प्रयास करेगी कैसे? ये प्रयास करती है फोर्स पर यूनिट एरिया लगाकर, जिसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है? दो बातें कंफर्म हो गई, किसी के मन में कोई डाउट? एक तीसरी आखिरी बात और थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बस इसके बाद टॉपिक बहुत स्मूथ गोइंग है और एडवांस भी। तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों, थर्ड एंड लास्ट, अभी दिखाते हैं। पहले समझो कि मान लीजिए मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, गत्ता, कार्टन गत्ते। दीपावली में नए नए सामान आते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस में, टीवी आई, फ्रिज आया, वो वाले गत्ते होते हैं ना, उन गत्तों को रख लीजिए और उसका एक हिस्सा फिक्स कर दीजिए। उस गत्ते को ऐसे जमीन पर रखिए, निचला हिस्सा कस के पकड़ लीजिए। अब इसके ऊपरी हिस्से पर हाथ रख के ऐसे घुमाइए। आई मीन टू से, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक जरा सा कॉपी देना, खतरनाक, ये स्पाइरल देती है, अच्छा लगता बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, का दिल बहुत बड़ा बेटा। एक मटेरियल को ऐसे रखा, ये 3D है, ये इसका बेस है, ये इसकी टॉप मोस्ट सरफेस है। इसकी टॉप मोस्ट सरफेस पर हाथ रखकर अगर इसको ऐसे खींचा जाए, टॉप मोस्ट सरफेस पर हाथ रखकर अगर इस पर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोले तो टच करके जाने वाला, क्या करके जाने वाला, अगर इस पर टेंजेंशियल एफर्ट लगाया जाए तो बस मुझे खाली सरल सा आंसर देना, किताब सामने से दिखने में जैसी सीधी थी वैसे सीधी रहेगी या टेढ़ी हो जाएगी। दिस टेढ़ापन इज नोन एज शियर स्ट्रेस, शियर, SHEAR, टेढ़ापन, बस समझ गए ना? तो यदि किसी बुक के, किसी 3D शेप के, किसी क्यूबॉइड के बॉटम सरफेस को फिक्स करके टॉप सरफेस पर हाथ रखकर कोई टेंजेंशियल एफर्ट लगाया जाए ताकि इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाए, ताकि इसमें थोड़ा सा, ये अगर ऐसी थी तो ऐसी हो जाए, दिस काइंड ऑफ टेढ़ापन इज नोन एज शियर। क्या नाम बोला जाएगा? अब इसी बात को मैं आपको इस डायग्राम में महसूस करा सकता हूँ कि ये बॉडी के टॉप मोस्ट सरफेस पर लगा एक फोर्स, अगर फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? स्ट्रेस। क्या बन जाएगा? बेहतर होगा अगर आप इसके नाम को बोलो शियर स्ट्रेस। समझ गए ना? और इसी प्रकार जब ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये ओरिजिनल शेप ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा आ जाएगा। जैसे ये टेढ़ा हो, इस टेढ़ेपन के एंगल को नोट कर लीजिए, जैसे कि फाई, दिस इज स्ट्रेन, मतलब आप इसमें स्ट्रेन कैलकुलेट नहीं करनी,
कोई बॉडी बेस की तुलना में जितना टेढ़ा हो जाए तो सही इसका स्ट्रेन है। सो फाई इज स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। सो टेंजेंशियली लगाए गए फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ा जाए तो इट इज नोन एज बेटा, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, शियर स्ट्रेस। और बॉडी में आने वाला डिफॉर्मेशन इज नोन एज, बस सबसे डिफिकल्ट हिस्सा, सबसे फंडामेंटल हिस्सा खत्म, शुरू से सब बातें पढ़ो, मजा आ जाएगा, बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि चैप्टर में अब इंट्रोड्यूस होने वाला हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का अच्छा एक बात और, थोड़ा सा चैप्टर अच्छा इसलिए है और थोड़ा कठिन इसलिए है, इट नीड्स डेमोन्स्ट्रेशन इन ईच स्टेप। इसमें हर जगह कुछ ना कुछ उदाहरण की आवश्यकता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग के पास प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स नहीं है, क्योंकि हम लोग कोर्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ना कि यूट्यूब के हिसाब से डेमो बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को अगर कोर्स ओरिएंटेड चीज़ें समझनी है तो थोड़ा सा दिमाग में कल्पनाएं करनी पड़ेगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और जितना छोटी छोटी बातें इमेजिन कर पाओगे उतना शानदार चैप्टर है, मजा आएगा। चलिए क्रम से चलिए। सबसे पहले किसी बॉडी पर लगाया डिफॉर्मिंग। ऐसा करने से बॉडी में बनावट में परिवर्तन आएगा, स्ट्रेन आएगा। और जैसे स्ट्रेन आएगा बॉडी को आभास होगा कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या बॉडी रिकवरी की कोशिश करेगी। इस रिकवरी के एफर्ट को, रिकवरी के फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स को अगर पर यूनिट एरिया पढ़ा जाए तो इसी का नाम, सो स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला फोर्स पर यूनिट। एक बात बस, यहाँ आगे की बात नहीं, बाकी पढ़ लेना। एक बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। चूंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि डिफॉर्मिंग फोर्स और बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होते हैं। दीज आर काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शन। किस प्रकार होते हैं? एक्शन रिएक्शन। जैसे अब आगे आते हैं, ये बताइए आपको कितने प्रकार के स्ट्रेस और कितने प्रकार के स्ट्रेन आते हैं? आपने कहा सर 3 प्रकार के। पहला, लंबाई में अगर परिवर्तन है तो नाम, अब बोलते रहेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लंबाई डेल्टा एल अपॉन एल। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। 2 प्रकार का हो सकता है, खींचोगे तो टेंसाइल वाला, प्रेस करोगे तो कंप्रेसिव वाला। इसी प्रकार अगर मैं किसी 3D शेप वॉल्यूम के पास, ये लंबाई में था तो लॉन्गिट्यूडनल चिल्ला रहे थे, अब मामला वॉल्यूम का होगा तो वॉल्यूमेट्रिक चिल्लाएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा वी अपॉन वी। ये माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि दबाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बल्कि, तो माइनस साइन कमी का प्रतीक है, घटने का प्रतीक है। नीचे आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला, अरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का या नॉर्मल स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन। एक नंबर बात। एक और बात, आखिरी, टेढ़ापन। किताब को रखकर उसकी ऊपरी सरफेस को हिला देना, इसे टेंजेंशियल, शियर, इन सब नामों से जाना जाएगा। तो किसी 3D शेप की टॉप सरफेस को टेंजेंशियली टच करके उसे टेढ़ा कर देना। 3D सरफेस की, 3D बॉडी की टॉप सरफेस को टेंजेंशियली टच करके उसे टेढ़ा कर देना, ये सब शियर में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा बेटा? और शियर के अंतर्गत काउंट होगा। तो बताइए जरा सा, शियर स्ट्रेस का फार्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेन का फार्मूला बॉडी के एंगल में आने वाला चेंज, या जो वर्टिकल डंडियां हैं उनमें कितने एंगल पर डंडी घूम गई, जो हाइट है वो कितने एंगल पर घूम गई, ये सब शियर स्ट्रेन में काउंट होगा। कहती बातें क्लियर हैं? सो ये फंडामेंटल बातें इनको नोट कर लो। फिर टॉपिक में कुछ चीजें और हैं जो लॉजिकल है। बच्चों बिल्कुल तनाव मत लेना, ये सब वो पॉइंट है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, तो सीखने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। चलो फटाफट नोट करो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। हरे राम।
का जो टारगेट है वहाँ तक हम लोग करीब करीब पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। आइए फटाफट, क्या पेट हटा दे बेटा ये वाला, हो गया? चलो, अब इसके बाद के पेज में बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, उसको भी फटाफट से नोट कर दीजिए। फिर चलते हैं हुक्स लॉ की तरफ। हटा दे बेटा, कोई ऐसा जो अभी भी इस पेज पर फंसा हो नोट कर रहा हो हाथ उठाओ बेटा। चलो, should I run this? बोलो भाई, रफड़ दे। अरे बेटा चलो जल्दी खत्म करो। जल्दी बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इस टॉपिक का एक शानदार नियम, हुक्स लॉ। चले रेडी? इतना बड़ा डायग्राम नहीं तो 1 घंटे से बना रहे हो। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, हुक्स लॉ। सब डिजाइन बना लेना, जल्दी करो, पता कहीं का लाल हरा नीला पीला सब 27 रंग इस्तेमाल करके इतना बढ़िया मोर पंख बना देंगे पूरी कॉपी में। साफ सुथरा लिखिए, अच्छा लिखिए, 2 कलर्स का इस्तेमाल करिए। हटाओ बच्चा, अब आओ, हेडिंग इज हुक्स लॉ। बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, इतनी आसान बात कही कि प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त के साथ कोई शर्ट बड़ा है, बहुत हिंदू टाइप का एग्जाम्पल, लेकिन चीज़ें कोरिलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। आप मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ, बिल्कुल नए फ्रेंड के साथ जो अभी भी बना है, आपने छेड़खानी शुरू की। और छेड़खानी करते वक्त आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसकी गाल पर हल्का सा पागल, दोबारा तुमने थोड़ी देर वेट किया, मतलब ये समझिएगा आपने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, समझ रहे? उसको महसूस हुआ स्ट्रेन और उसने डेवलप किया स्ट्रेस। ये सब सीक्वेंस है। दोबारा फिर तुमने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, दोबारा आपकी बार तुमने थोड़ी ताकत से तमाचा मारा, तो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा था तो स्ट्रेन भी, दिक्कतें भी ज़्यादा थी तो रिकवरी भी थोड़ी। अरे बार बार नहीं, दूर रहो, दूर से बात करो। 2 बार हो गया, तीसरी बार उसने और ट्रेन मारा, मतलब ऐसे बैठे हो कहीं कुछ देख रहे, उसने मारा चट से पानी बेटिंग को पॉइंट। तो तीसरी बार का जो डिफॉर्मिंग फोर्स था वो और ज़्यादा, तो स्ट्रेस भी और ज़्यादा, तो स्ट्रेन भी। लास्ट वार्निंग देना, अगर 8वीं बार ऐसा हुआ तो उनको दे रहे हो सब सूद समेत तुमको वापस कर देंगे। 4थी बार उसने हल कर दिया, खतरनाक डिफॉर्मिंग फोर्स, खतरनाक डिफॉर्मेशन, इतना खतरनाक डिफॉर्मेशन कि यहाँ निशान पड़ गया। तो वैसे तुमने स्ट्रेस उसको बढ़िया शानदार दिया। अरे गेटिंग अ पॉइंट? तो जो बाहरी वाला व्यक्ति एफर्ट कर रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। हमारे गाल की बनावट में होने वाला परिवर्तन इस पे है, और हम जब गुस्सा होकर उसको कुछ भी रिएक्ट करेंगे, रिकवर करने की
कोशिश करेगी वो हमारा स्ट्रेस है। अरे वेरी गुड पॉइंट। प्राकृतिक परिस्थितियों या हमारे साथ हो रही डेली लाइफ में जो घटनाक्रम है उसकी वजह से हम कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं। अबे ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो यार। अरे वेरी गुड पॉइंट। तो ये स्ट्रेस आया कहाँ से? जितनी खराब बाहर की परिस्थितियां होंगी, जितने खतरनाक डिफॉर्मिंग फोर्स होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो बाहर से आता है और रिकवरी फोर्स जो अंदर से लगता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होते हैं। बोलो यार। तो हुक साहब ने कहा कि जितना ज्यादा बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेन आएगी। अरे क्रम याद है? और जितनी ज्यादा स्ट्रेन आएगी उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो सरल शब्दों में अगर पहले स्टेटमेंट और आखिरी को एक साथ मिलाया जाए तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा स्टेटमेंट दिया कि बॉडी के अंदर रिकवरी के लिए डेवलप होने वाला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना खतरनाक स्ट्रेन होगी, जितनी ज्यादा दिक्कत होगी, रिकवरी के लिए प्रयास भी उतना शानदार होगा। So stress is directly proportional to strain। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसे लिख सकते हैं स्ट्रेस, आप इसे लिख सकते हैं स्ट्रेस, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर कांस्टेंट के लिए के इस्तेमाल कर लेते, सी इस्तेमाल कर लेते, ई क्यों इस्तेमाल किया है? टॉपिक का नाम इलास्टिसिटी है और ये जो कांस्टेंट इसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या नाम पड़ा? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हुक साहब के नियम को एक बार महसूस करिएगा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा खाली सुनेंगे, अच्छे ऑडियंस की तरीके फील करेंगे कि किसी बॉडी में जितनी ज्यादा स्ट्रेन आएगी, जितना उसकी बनावट में परिवर्तन करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। सो सिंपल शब्दों में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक बात ध्यान रखिएगा, हुक साहब के नियम में डिफॉर्मिंग फोर्स का कहीं नाम नहीं आता, बट जितना शानदार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेन आएगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रेन आएगी बॉडी की रिकवरी एफर्ट भी उतना ज्यादा होगा, अर्थात स्ट्रेस भी उतनी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट का नाम कोएफिशिएंट ऑफ, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? स्ट्रेन को उठाकर नीचे ले जाओ, ई बराबर ऊपर स्ट्रेस आएगा क्या और नीचे बेटा स्ट्रेन आ जाएगा। तो फार्मूला बोलो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या सिंपल सा फार्मूला आपको समझ में आ गया? अब सब कुछ खत्म हो गया, टॉपिक में बस इतना ही कठिन था। अब सुनिए, आपको याद दिलाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर इसके 3 नाम पड़ जाएंगे। दिखाते हैं कैसे कैसे 3 नाम पड़ेंगे, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मामला, ध्यान से चलिएगा, अगर मामला किसका है? लंबाई का, लॉन्गिट्यूडनल मामला है। लंबाई को बच्चों लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जा सकता है। अगर मामला लॉन्गिट्यूडनल है तो इसी कोएफिशिएंट का नाम पड़ जाएगा यंग मॉडुलस। क्या नाम पड़ जाएगा बेटा? यंग्स मॉडुलस। इसका सिंबल y है और यंग्स मॉडुलस का सिंपल फार्मूला, दिमाग लगाओ, कोशिश करो तुम बना सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, आप पुरानी बातें उठा के नई चीजों पर फिट करनी है। जैसे इसका नाम क्या है? कोई बात नहीं, सीख रहे हो भाई। इसका नाम क्या है? फार्मूला क्या है? मामला लंबाई का है तो क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा? तो मामला लंबाई का है, मामला लंबाई का है तो ऊपर आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नीचे आएगा लॉन्गिट्यूडनल, तो ई का नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, बोलना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, फार्मूला बनिए बेटा। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू। कोई कठिनाई? आसान है क्या? चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के 3 नाम
नाम में मुझे पहला पता चल गया कि जब भी कभी मामला लंबाई का होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का नाम पड़ जाएगा यंग्स मॉडुलस, और ई का यानी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन, तो अगर लंबाई का मामला होगा तो पड़ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन। किसी के मन में कोई तनाव? कैसे बातें बिल्कुल आसान जा रही हैं। चलो पहले में माना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई, दूसरे में तो तुम्हें तोते की तरह बोलना चाहिए। अगर मामला वॉल्यूम का हुआ, रुक जाओ बच्चों, वॉल्यूम को हम लोग कभी कभी बल्क भी कहते हैं, बल्क। आप गेटिंग द पॉइंट? सो वॉल्यूम कह लो या बल्क कह लो। तो अगर लंबाई के केस में नाम यंग्स मॉडुलस था, तो वॉल्यूम या बल्क के केस में नाम इसका बल्क मॉडुलस। क्या नाम पड़ जाएगा? एक नंबर बात, बल्क मॉडुलस को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, ऊपर बोलो बेटा। बढ़िया बढ़िया, आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं है, बट उसका नाम मैं और अच्छा कर दे रहा हूं। क्या पड़ जाएगा बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस। आप उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका स्टैंडर्ड नाम नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, अच्छा स्ट्रेस का वही फार्मूला कैसा बेटा? फोर्स पर यूनिट, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन। कोई समस्या? पक्का पक्का। तीसरी बात करते हैं, शियर। तीसरी फोटो याद है अकेले वाली थी? तीसरा वाला शियर, शियर मॉडुलस। क्या नाम बेटा इसका? शियर मॉडुलस। इसी का एक बहुत सुंदर सा नाम है, क्या नाम बेटा? तो शियर मॉडुलस कह लीजिए। ये क्या कर दिया हमने यार, ये यहां अलग लिखना चाहिए था। एक सेकंड बच्चों, कभी भी अगर कई बातें लिख दी, भूलो नहीं। किसी चीज का ट्विस्ट होना, टेढ़ा होना, एंगल पर झुक जाना, ये सारी चीजें आपको जब दिखाई दे तो आप समझ जाना आपके पास क्या गया है, मॉडुलस ऑफ। इसको बच्चों ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा आपकी फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ईटा कई बार, ईटा मतलब फेंकने वाला ईटा नहीं, इट्स अ ग्रीक सिंबल ईटा। समझ गए ना? सो ईटा का फार्मूला बोलो बेटा। कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम्हें आता है। क्या था बेटा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला हमेशा की जगह फोर्स पर यूनिट, और स्ट्रेन की जगह केवल एंगल आएगा। तो सच से बताना, कुछ समझ में आएगा और उसको 100% कर देते हैं। बस इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल बचेगा, टाइम बचेगा तो उसको भी करा देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट। मैं पूरे चैप्टर को बार बार शुरू से इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में ही सीक्वेंस है। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए बार बार कह रहा हूँ, उसकी हो सकता है क्योंकि इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी नई है, तो नए शब्दों को पहले सीखा जाता है, फिर समझा जाता है। समझ आ जाता, सीखा कोई भी क्रम हो, बट इसमें 2 स्टेप होते हैं। एक बार आप सुनोगे, महसूस करोगे, जोड़ोगे, फिर वो याददाश्त में रहेंगे। चलिए क्रम की बात करें। सबसे पहले किसी भी मटेरियल पर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो एक प्रकार का तोड़ फोड़ आएगा, बनावट में परिवर्तन आएगा, उसे हम लोग अब केवल तब बोलेंगे
बोलेंगे जब मैं चाहूंगा, है ना, अनावश्यक नहीं बोलना बेटा। जब भी कभी किसी मटेरियल में आप कोई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उसके शेप साइज परिवर्तन के लिए, तो उसके शेप साइज में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, आयतन वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है। ये सारे परिवर्तन स्ट्रेन कहलाते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि चेंज इन लंबाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लंबाई, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। जब भी कभी बॉडी में आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बॉडी में अगर सच में जान है, अगर वो मटेरियल है दमदार, तो वो रिकवरी की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टील का चम्मच हो, चाहे रबड़ बैंड हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे बेल्ट हो, पट्टा हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चाहे वो आपके प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो वाला प्लेनोस को तुम जैसे ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप पर वापस चला जाएगा। तो बॉडी जब भी रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, तो यदि रिस्टोरिंग फोर्स का अध्ययन पर यूनिट एरिया के हिसाब से किया जाए तो ये हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला फोर्स पर यूनिट। छोटी क्लासेस 9 क्लास में आपने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर का भी फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो प्रेशर स्ट्रेस मिलती जुलती फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों का रोल अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। सीखने के आधार पर आपको पता चला मामला लंबाई का है तो लॉन्गिट्यूडनल शब्द का इस्तेमाल करना, वॉल्यूम का है तो वॉल्यूमेट्रिक शब्द का इस्तेमाल करना, और नाम अगर चेंज हो जाए, मामला टेढ़े मेढ़ेपन का है, एंगल वेंगल का खेल है, तो शियर शब्द का इस्तेमाल करना। लेटर ऑन कम टू द हुक्स लॉ। हुक्स का नियम क्या कहता है, पढ़िए जरा सा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी रहने पर कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला, हेलो पता नहीं बेटा, स्ट्रेस अपॉन। अब सबके नाम बदलेंगे तो सबके नाम बदल जाएंगे। इसका कोई नया नाम रखोगे तो ये भी नया नाम, ये भी नया। जैसे अगर मामला लंबाई का है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन, तो ऐसे केस में ई का नाम पड़ जाएगा यंग्स मॉडुलस। फोटो देख सकते हो, मिला? इसी प्रकार अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में लगने वाले स्ट्रेस का नाम नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और आने वाली स्ट्रेन का नाम, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई का नाम क्या पड़ जाएगा। और इसी प्रकार किसी चीज के टेढ़े मेढ़ेपन का, हालांकि इसका रोल बहुत कम होता है, ये रोल बहुत कम है, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन बताती है कि बॉडी जितनी रिजिड होगी उतना ही उसमें टेढ़ा मेढ़ापन कम आएगा। जितना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कमजोर होगा उतना ज्यादा बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर ब्रेड डेली यूज पे जो हम लोग रेक्टेंगल शेप की ब्रेड खाते हैं, स्क्वायर शेप की ब्रेड खाते हैं, अगर उस ब्रेड का ढेर लगा दिया जाए और हल्का सा किनारे से पुश किया जाए तो क्या पूरा का पूरा ढेर टेढ़ा हो जाएगा? तो इसका मतलब आपकी जो ब्रेड मटेरियल है उसमें जरा भी रिजिडिटी नहीं है। जरा सा फोर्स लगाने के बाद पूरा का पूरा बंडल अपने ओरिजिनल एंगल की तुलना में थोड़ा सा झुक गया। सो ये आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एग्जांपल है। गेटिंग द पॉइंट? बहुत इत्मीनान के साथ सारी बातें लिख लें। सबसे पहले हेडिंग डालें हुक्स लॉ, हेडिंग लगाएं बेटा हुक्स लॉ, हुक का नियम। हाँ, हुक्स लॉ इसमें लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं आप। देखिए विदिन लिमिट ऑफ स्ट्रेन, ये शर्त है इस नियम की। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, अब बिल्कुल परेशान ना हो। विदिन लिमिट ऑफ स्ट्रेन, क्या लिखा? विदिन लिमिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बच्चों एक छोटी बात समझ लो, ये समझा नहीं तुमने, लिख तो लिया, रुक जाओ। अच्छा एक छोटी बात बताओ, मतलब ये देखो स्प्रिंग को तो ऐसे कर दो तब भी क्या हौसला लागू होगा क्या? अबे टूट जाएगी। मेरे भाई एक एक्सपेरिमेंट
डिसिप्लिन में होता है, अनुशासन में होता है, पागलपन में नहीं होता। तुमने स्प्रिंग का एक हिस्सा पकड़ा, दूसरा नहीं पकड़ा, तुमने कहा सर इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, हुक्स लॉ की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जरा भयंकर स्ट्रेस लगाते, भयंकर स्ट्रेन डेवलप करते, भयंकर, ऐसा नहीं है। अब चम्मच को तोड़ ही दोगे तो बचा क्या? तो इसीलिए शर्त लगाई गई, क्या लगाई गई? एक लिमिट तक आप देखेंगे कि जब बॉडी में आप कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रिकवरी की कोशिश करेगी और रिकवर भी कर लेगी। अब तोड़ ही डालो तो एक्सपेरिमेंट कोई लागू, इसीलिए शर्त लगाएगी लिमिट में रहो, औकात में रहकर अगर एक्सपेरिमेंट दिया जाए, बात समझ गए ना? सो विद इन लिमिट ऑफ स्ट्रेन, आगे लिखे बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन लिमिट ऑफ स्ट्रेन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आगे लिखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Within limit of strain, stress is directly proportional to strain। बस अब सारी बातें ऐसे लिखी, जैसे लिखी बेटा। जल्दी करें। आगे चले, आराम से नोट करें। अभी कैटेगरी थोड़ी सी लंबी, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पेज में जगह कम बची है तो आप प्रॉपर पेज लेकर इसको कैटेगराइज करिए, क्योंकि फॉर्मूला चार्ट एक प्रकार से इलास्टिसिटी के सारे कोएफिशिएंट्स के नाम यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सभी के फॉर्मूले यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। लंबाई के लिए मैं आपको डेमो बता सकता हूं, मैं सारे डेमो में लिख सकता हूं कि अगर मामला लेंथ का है तो ऐसा होगा, याददाश्त के लिए मामला वॉल्यूम का है तो ऐसा होगा, अगर मामला किसी बॉडी के टेढ़े मेढ़ेपन का है तो ऐसा होगा। ऑल राइट,
आई थिंक बच्चों डन। तो बच्चों आज की कहानी को यही तक रखा जाए, लेकिन ये फंडामेंटल पार्ट था। अगर आपसे मिस हो जाता तो आपको आने वाले भविष्य में जो कर्व है समझ में आते। अब होपफुली कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, आने वाले 2 दिनों में इसमें कर्व है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व ग्राफ है जो इसके जस्ट बाद आएगा, और एनर्जी डिस्कशन है, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो ये सारा काम अपकमिंग 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो ये मान के चलिए स्ट्रेस के हिस्से का। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, इसके 2 सवाल जो अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं वो अब तक पढ़ाए गए लेक्चर के अंदर के, जितना पढ़ा दिया उसी के अंदर के सवाल। मेरी बात समझ गए? और हम लोग चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पर मिलते हैं। अब आ गए हो तो क्लास मिस नहीं करोगे, रेगुलर रहोगे। और बाकी जो बच्चे आपके टच में उनसे बोलिए कि क्लासेस का नुकसान ना करें, एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से कम बैक करें, क्योंकि रेगुलर रूटीन में फ्लो में आते आते ही 2-4 दिन 6 दिन का समय लगेगा। राइट, चलो थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं इसी के आगे।